ये कहानी एक गरीब दर्जन की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालती थी। वो एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी। मोहल्ले भर में इसकी सिलाई की तारीफ की जाती। हता के गांव के अमीर जमींदार की बेगम भी अपने कपड़े इसी से तैयार करवाती थी। एक दिन इसने देखा कि इसकी बनाई हुई सिलाई शुदा साड़ियां तैयार पड़ी हैं, लेकिन जमींदार की बेगम ने लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। घर में इसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी, दवाई लाना जरूरी था। इसने कपड़े खुद हवेली पहुंचाने का फैसला किया। वो कपड़े लेकर हवेली पहुंची। वहां जाकर मालूम हुआ कि बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई थी। वो 1 घंटा वहीं इंतजार करती रही। आखिरकार सीढ़ियों से बेगम साहिबा उतरती नजर आए। उन्होंने सुर्ख लाल साड़ी पहन रखी थी, भारी गुलूबंद गर्दन में झोल रहा था। बेगम साहिबा नाज और नखरे से चलती हुई आई। तिरछी निगाहों से इसे देखा और तेज लहजे में बोली, इस बार बहुत देर कर दी तुमने साड़ियां सिलने में। दर्जन घबरा गई और वजाहत दी, बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। वो रुकी और मजीद कहा, सोचा अब की नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। बेगम साहिबा ने होंठ भयंचे और गुस्से में बड़बड़ाए, इस सकीना की बच्ची को तो आने दो, मैं अभी पूछती हूँ। फिर बेगम साहिबा ने एक एक करके साड़ियां खोल कर देखना शुरू की। पहले तो तेवरियां सख्त थीं, लेकिन जल्द ही नरम पड़ने लगे। आखिरकार तारीफ करते हुए बोले, सिलाई तो बहुत अच्छी है, पहनकर देखोगी कि फिटिंग भी ठीक है या नहीं। दर्जन ने राहत की सांस ली। इससे लगा कि अब मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही ये सोच आई, अचानक हवेली के एक कोने से शोर शराबा उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो और सब कुछ बदलने वाला हो। सारे मुलाजिम इस शोर की तरफ दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। बेगम साहिबा भी बेचैनी से उठ खड़ी हुई और चौकीदार को बुलाकर पूछा, क्या हुआ? चौकीदार घबराई आवाज में बोला, बेगम साहिबा, बड़ा सांप देखा है। चौकीदार ने बताया, अभी अभी माली ने लोन में बहुत बड़ा अच्छा धारी नाग देखा है। वो एक दरख्त से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है माली ने बरवक्त देख लिया, लोग इसे जल्दी पकड़ लेंगे। ये सुनते ही हवेली के सब लोग इकट्ठा हो गए। दर्जन भी घबरा गई, मगर इसे अपनी मजदूरी की फिक्र थी। कांपती आवाज में बोली, बेगम साहिबा, पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। बेगम साहिबा ने एक नजर इस पर डाली और लापरवाही से बोले, हाँ, सकीना के हाथ पैसे भिजवा दूंगी और भी कपड़े सिलवाने हैं। दर्जन की उम्मीदें टूट गईं। वो मायूस होकर हवेली से निकली और पड़ोस की खाला रुकया से उधार मांगने गई। लेकिन खाला ने तरसकार भरी नजरों से देखा और गुस्से से बोली, हम कोई बैंक नहीं है जो हर बार तुम्हें उधार दे। लेकिन खाला की बड़ी बेटी नगीना मेहरबान निकली। इसने दर्जन को पैसे दे दिए। दर्जन ने तशक्कुर भरी नजरों से देखा और वदा किया कि जल्द वापस करेगी। घर आकर इसने अब्बा की दवाइयां खरीदे और थोड़ी सब्जी भी ले आई। अब्बा चारपाई पर लेटे थे और छोटा भाई सुहेल ट्यूशन से वापस आया था। तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अम्मा का इंतकाल कब का हो चुका था और अब्बा मजबूर थे। अगर दर्जन के पास सिलाई का हुनर ना होता तो वो भूखे मर जाते। रात को जब वो अब्बा को हवेली में नाग नजर आने की बात बता रही थी तो उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। वो धीरे से बोले, एक दिन तो इसे लूटना ही था, आखिर कब तक वो बदला लिए बगैर रह सकता था। दर्जन चौंकी, अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने इसे मार दिया तो वो फिर आएगा। अच्छा धारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद दोबारा जन्म लेता है। दर्जन हंस दी, ये सब कहानियां हैं। मगर अब्बा के चेहरे की संजीदगी ने इसे उलझन में डाल दिया। शाम ढलते ही मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी और लाल मिट्टी के तूफान से घर की कच्ची दीवारें कांप उठी। दर्जन को डर लगा। इसने फौरन सुहेल को अंदर बुलाया और अब्बा की चारपाई कमरे में बिछा दी। रात काफी गुजर चुकी थी जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दर्जन चौंक उठी। इतनी रात को कौन आ सकता था? इसने अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से भारी आवाज आई, मुसाफिर हूँ, जख्मी हालत में हूँ, एक रात की पनाह चाहिए। दर्जन जानती थी कि उनका घर मुसाफिरों के लिए रास्ते का ठिकाना था, मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा। वो तजब्जुब में पड़ गई। लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर इसकी सांसें रुक गईं। गहरी हरी आंखें, गोरा रंग और एक शहजादे जैसी शख्सियत, मगर हाल बुरा था। जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून में रंगे हुए थे। दर्जन घबरा कर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। वो आगे बोला, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसकी आवाज में अजीब सा जलाल और दहशत थी, जैसे कोई इंतकाम की आग में जल रहा हो। दर्जन की आंखों में हैरत थी कि ये शख्स कौन है और किस तूफान को अपने साथ लेकर आया है। दर्जन का नाम नफीसा था।
इसने दरवाजा खोला तो वो आहिस्ता कदमों से अंदर आया और पिल्लर के पास बैठ गया। नफीसा सोचने लगी कि अब्बा को जगा दे, मगर फिर याद आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। इसने कपड़ों का पूछा तो नफीसा ने पुराना दुपट्टा ला दिया। इसके हाथ जख्मी थे, इसलिए नफीसा खुद मरहम पट्टी करने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि इसने पहली बार किसी गैर मर्द को इतनी नजदीकी से देखा था। वो खामोश बैठा था, जैसे सब कुछ हार चुका हो, जैसे खाली बिन में डूबा हो। नफीसा ने खाने का पूछा तो वो बोला, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नफीसा ने फौरन रात का बचा खाना ला दिया। खाते हुए वो सोचने लगी, इतना खूबसूरत शख्स गांव में किसके घर आया होगा। इसकी आंखें आम नहीं लगती थी। वो बोला, मेरी वजह से आधी रात को तुम्हें तकलीफ हुई, मुआफ करना, मगर क्या करूं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूं, वरना वो लोग मुझे कत्ल कर देते। नफीसा के चेहरे पर परेशानी छा गई। वो घबरा कर बोली, क्या आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? इसने सर झुका कर कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर अब से एक दरखास्त है, जब तक जख्म भर ना जाए मुझे यहाँ रहने दे और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। नफीसा ने बगैर सोचे कहा, आप चाही तो जितने दिन रह सकते हैं। वो इसे तुर्श नजरों से देखता रहा, फिर जमीन पर लेट गया। थकन शायद हद से ज्यादा थी। नफीसा भी इसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जाग हुई तो वो जा चुका था। इसने तो 3 दिन रुकने का कहा था, फिर अचानक कहा गया। यही सोचते हुए नफीसा ने अब्बा और सुहेल के लिए नाश्ता तैयार किया, मगर दिल बेचैन था। अचानक अब्बा ने आवाज दी। वो चाय का प्याला रखकर उनके पास गई। उनके चेहरे पर हैरानी थी और उन्होंने सहन की तरफ इशारा किया। अब्बा ने गंभीर लहजे में कहा, ये अजीब और गरीब निशान कैसे हैं? नफीसा ने निगाहों की सैयद में देखा तो वाकई फर्श पर अनोखे निशान थे। इसने अनजान बनते हुए कहा, अब्बा ना जाने किस चीज के हैं, आप ही ज्यादा तजर्बाकार हैं। अब्बा ने गहरी सांस ली। ऐसे निशान खेतों में देखे थे जहां नागों का बसीरा होता। लगता है कोई नाग यहाँ से गुजरा है। अब्बा की बात सुनकर नफीसा का रंग उड़ गया, मगर अगले ही लम्हे हंस पड़ी। अब्बा, नाग हवेली में था, यहाँ नहीं। अब्बा संजीदगी से बोले, डरा नहीं रहा बेटी, मगर ये निशान नागों के ही लगते हैं। नफीसा ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी, मगर दिल में सवाल उठे। वो किसी और को याद कर रही थी। आखिर वो कौन था? कहा गया, क्या वो दोबारा आएगा? बीचीनी के बीच इसने पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सीना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद खाला आई और कपड़े लेते हुए नफीसा को गौर से देखने लगे। फिर कहा, लगता है तुझे सारी जिंदगी कनवारी ही रहना पड़ेगा। नफीसा हैरान होकर उन्हें देखने लगी। खाला ने ठंडी सांस भरी। एक तरफ तेरा बाप मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, भाई अभी छोटा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? नफीसा ने धीरे से कहा, खाला, मुझे शादी की जल्दी नहीं, मैं अपने अब्बा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूंगी, यही काफी है। खाला ने इसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हौसला दे बेटी, मगर तुझे देख कर तरस आता है। नफीसा खामोश रही। ऐसी बातें वो बारहा सुन चुकी थी और आदी बन गई थी। शाम को सुहेल ट्यूशन से आया और बोला, बाजी, टीचर फीस मांग रही थी। नफीसा ने सर हिलाया। 2 दिन में मिल जाएगी। इसे मालिक पर गुस्सा आया, जिसने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भेजे थे। शायद इसे दोबारा जाना पड़ेगा। रात को वो सिलाई कर रही थी कि पीछे से एक मानूस आवाज आई, कैसी हो तुम? वो चौंक गई। गर्दन घुमाई तो होश उड़ गए। वही नौजवान सामने बैठा था। घबरा कर बोली, तुम अंदर कैसे आए? इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। खुला रह गया था। तुमने कहा था कि 3 दिन तक यहीं रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? नफीसा ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। नफीसा को इसकी बात पर शर्मिंदगी हुई। शायद इसने इसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर इसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाती। नफीसा ने इसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो? नफीसा ने अब्बा के लिए रखा हुआ दूध निकाला। इसने देखा कि नौजवान इसे इस तरह पी रहा था जैसे इसे सख्त जरूरत हो। दूध खत्म करके खाली प्याला वापस करते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। नफीसा इसकी बात सुनकर चुप रही, मगर दिल में बहुत कुछ चल रहा था। वो पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौजवान ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे बदला खुद लेना है, बस वक्त चाहिए। नफीसा बातों में इतनी मसरूफ थी कि अब्बा की आवाज ना सुन सकी। नफीसा, नफीसा बेटी, उधर आओ। अब्बा की आवाज आई। नफीसा घबरा कर उठी और अंदर चली गई। अब्बा कहने लगे, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूँ, बाहर बैठकर किससे बात कर रही हो? तुम्हारी आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी। नफीसा का दिल जोरों से धड़कने लगा।
इसने सहन में झांका, मगर वहां कोई नहीं था, वो जा चुका था। नफीसा ने जल्दी से कहा, अब्बा, किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। मगर अब्बा मुतमईन ना हुए। अब्बा बेसुकूनी से बोले, नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। नफीसा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि उन्हें वहम हुआ है। जब अब्बा सो गए तो वो सहन में आई, मगर वहां कोई नहीं था। दिल में दुख उतर गया। सुबह जब नफीसा नाश्ता बना रही थी तब ही अब्बा की चीख सुनाई दी, नफीसा बेटी उधर आओ, ये देखो आज फिर वैसे ही निशान हैं। नफीसा बाहर आई तो सहन में अजीब और गरीब निशान फैले थे। अब्बा के चेहरे पर खौफ था, आंखों में डर। अब्बा घबराते हुए बोले, बेटा, लोगों ने कहा था कि वो सांप हवेली में मार दिया गया था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और गांव में घूम रहा है। नफीसा के चेहरे पर बस खामोशी थी, दिल में परेशानी बढ़ गई। अब्बा का यकीन था कि हवेली वाला सांप अभी जिंदा है और गांव में फिर रहा है। ये सुनकर नफीसा मजीद फिक्रमंद हो गई। इसने कहा, अब्बा, मालिकन ने अभी तक सिलाई के पैसे नहीं भेजे, मुझे नगीना बाजी का कर्ज चुकाना है, जाना होगा। इसने सुहेल का खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली चल पड़ी। रास्ता सुनसान और खामोश था, लेकिन इसे लगा कोई इसका पीछा कर रहा है। हवा में सरसराहट थी और चारों तरफ हब्स फैला हुआ। नफीसा ने पलट कर देखा, वो सामने खड़ा था। इसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा नफीसा को बेचैन कर देती थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम जाओगी मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। नफीसा ने सवालिया नजरों से देखा, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? इसने सर हिलाकर कहा, हाँ, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है मैं गांव में ना रहूं। नफीसा घबरा कर बोली, खुदा ना करे तुम हमेशा यहीं रहो। इसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वो जल्दी से हवेली बढ़ गई। जैसे ही पहुंची, मालिकन ने कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी, आजकल हवेली में परेशानियां हैं। फिर सकीना को आवाज दी, जा मेरा पर्स ले आ। सकीना ने नफीसा को गुस्से से देखा और तंजिया लहजे में बोली, तो अपने पैसे लेने आ गई? नफीसा ने कहा, शर्म कैसी, मैं घर चलाती हूँ, खाने के भी लाले हैं। सकीना बोली, मालिकन को अपने बेटे और शौहर की फिक्र है, पूरा खानदान खतरे में है। मालिकन बार बार कहती रहती है, जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में किसी ने कुछ नहीं खाया। नफीसा ये सुनकर मजीद परेशान हो गई। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि पूरा खानदान खाने तक से दूर हो गया। घर पहुंची तो चाचा फजलदीन अब्बा के पास बैठे थे। वो हवेली के मुलाजिम थे और अक्सर आते। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। नफीसा ने सुना, कल बहुत बड़े सिपेरे को बुलाएंगे, वो 90 साल का है, साथों गांव में रहता है। चाचा कह रहे थे, वो जहां जाता है बता देता है कि सांप कहाँ छुपा है। नफीसा ये सुनकर अंदर ही अंदर डर गई। अब्बा कहने लगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद वो आएगा। वो दोनों कोई गहरी बात कर रहे थे, मगर नफीसा को शामिल न किया। दूसरे दिन खबर फैली कि सिपेरा गांव आ चुका है। पूरा गांव इस सांप को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुसा था। जख्मी हुआ, मगर कहीं गायब हो गया, कोई सुराग न मिला। इसीलिए जमींदार ने सिपेरे को बुलवाया था। आधी रात जब नफीसा लेटी थी, इसे सहन में सरसराहट सुनाई दी। आंखें खिल गईं। घबरा कर बाहर आई तो देखा, नौजवान कोने में सहमा हुआ बैठा था। इसकी हालत देखकर नफीसा हैरान रह गई। तुम अंदर कैसे आए? इसने पूछा। नौजवान घबरा कर बोला, मैं दीवार कूद कर आया हूँ, वरना वो लोग मेरी जान ले लेते। नफीसा इसे देखती रही। वो बार बार क्यों आता था? इसकी मौजूदगी से दिल हर बार बेसुकून हो जाता। इसने इसके जख्मों के बारे में पूछा। नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। ये सुनकर नफीसा चौंक गई। रूपा कौन थी? लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल इसी जैसी हैं। तुम्हें देखकर बस इसी की याद आती है। नफीसा के दिल में मायूसी उतर आई। मतलब वो पहले ही किसी और से मोहब्बत करता था। वो सोचने लगी, मैं तो बस एक गरीब दर्जन हूँ, ये इतना खूबसूरत नौजवान किसी शहजादी के साथ होना चाहिए। इसने खुद को संभाला और पूछा, तो कहाँ गई वो रूपा? नौजवान की सांस गहरी हो गई। काश वो जिंदा होती, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी आवाज टूट गई। इसकी बात में इतना दर्द था कि नफीसा ने महसूस किया, रूपा वाकई खुश नसीब थी। नौजवान की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। मेरी रूपा को मुझसे छीना गया था, इसका सदमा मेरी रूह को खा गया है, अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, मैं बदला लेने के लिए बेताब हूँ। नफीसा हैरान थी, किसने मारा तुम्हारी रूपा को? नौजवान कुछ देर इसे देखता रहा, फिर खामोशी से उठा और बोला, मैं फिर आऊंगा,
ये कहकर वो रात के अंधेरे में गुम हो गया। अगले दिन फजलुद्दीन चाचा नफीसा के अब्बा के पास आया और कहने लगा, चल आज सपेरा पूरे गांव में नाग तलाश करेगा, तुझे भी ये तमाशा देखना चाहिए। अब्बा ने पहले इनकार किया, मगर फजलुद्दीन ने कान में कुछ कहा तो वो फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद फजलुद्दीन और अब्बा वापस आए तो अब्बा सख्त परेशान थे। वो बुड़बुड़ाते जा रहे थे, पूरे गांव में ढूंढा लेकिन जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। नफीसा को समझ नहीं आई कि अब्बा इतने परेशान क्यों हैं। लेकिन अगले दिन जो हुआ इसने सबको हिला दिया। सुबह हवेली का मालिक अपने आदमियों के साथ उनके दरवाजे पर आया, साथ एक बूढ़ा सिपेरा भी था। मालिक गुस्से से गिर जा, नूरुद्दीन तूने नाग को घर में छुपाया है। फजलुद्दीन ने सब बताया है। अब्बा का सर झुका हुआ था, वो खामोश खड़े थे। अब्बा ने आहिस्ता कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मालिक हंसा और गरा, अगर ये सच निकला तो सजा के लिए तैयार रहना, मैं मर्दों को भी कब्र से निकाल सकता हूँ। तभी सिपेरे की बैन बजी और अचानक दीवार के पास एक लंबा काला नाग जाहिर हुआ। नाग लम्हों में झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। पूरा गांव इसके पीछे दौड़ा मगर वो कहीं ना मिला। नफीसा खौफ से कांप रही थी। इसने अब्बा से पूछा, ये सब किया है? मालिक अब से ऐसे क्यों बात कर रहा था? अब्बा ने गहरी सांस ली। अब्बा बोले, क्योंकि मैं इसके कई राज जानता हूँ। नफीसा दम बखुद रह गई, तो क्या अब सिपेरा थे? अब्बा ने सर झुकाकर कहा, यह 20 साल पुरानी बात है। मैं वाकई एक बड़ा सिपेरा था, लेकिन एक हादसे के बाद सब कुछ छोड़ दिया। अब्बा ने बताया, हमारा गांव रेतली जमीन पर था जहां दर्जनों सांप और नाग रेंगते थे। इसी वक्त हवेली भी तामीर हुई। इसके एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा आबाद हो गया। वो अपनी दुनिया में मगन थे, जैसे किसी पुरस्रार इबादत में हूँ। अब्बा बोले, हवेली के मालिकों ने नाग जूड़े को देखा तो उन्हें मारने का इरादा कर लिया, क्योंकि नाग का खौफ हर दिल में बैठा था। मुझे आज भी याद है जब मालिक ने मेरे अब्बा को बुलाया और कहा कि तुमने इस जूड़े को खत्म करना है। मेरे अब्बा ने इनकार किया और कहा, अगर नाग मरा तो नागन सदियों तक पीछा करेगी, और अगर नागन मरी तो नाग बदला लिए बगैर नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी लूट कर आएगा। मालिक सख्त गुस्से में था, लेकिन इस वक्त खामोशी इख्तियार कर गया। अब्बा ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शहर से वापसी पर डेरे के कुछ लोग मुझे अगवा करके हवेली ले गए। वो बोले, तो सिपेरे का बेटा है, अब बैन बजा और नाग जूड़े को बाहर निकाल। अब्बा ने इनकार किया। वो नाग जूड़े को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कैद कर लिया। आखिरकार मैं मजबूर हुआ। जैसे ही मैंने बैन बिजाई, नाग और नागन दोनों बाहर निकल आए। वो देखने वालों के लिए खौफ और दहशत का मंजर था। इस रात एक खौफनाक खेल रचा। जैसे ही अब्बा ने बैन बिजाई, वो नाग और नागन झूमते हुए बाहर आ गए। वो कम उम्र और सुनहरी रंग के निहायत खूबसूरत दिखाई देते थे। ये मंजर इतना पुरस्रार था कि आज भी नफीसा के अब्बा की आंखों से ओझल नहीं हुआ। अब्बा ने जैसे ही उन्हें बाहर निकलते देखा, फौरन वहां से जान बचाकर निकल गए। मगर वो नहीं जानते थे कि हवेली के मालिक के हुक्म पर आदमियों ने नागन को मार डाला। नाग अपनी जान बचाने के लिए कहीं छप गया था। हवेली में इस रात जश्न मनाया गया। सब खुश थे कि अब नाग और नागन की जोड़ी खत्म हो गई, अब उन्हें कोई खतरा नहीं रहा। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन अब्बा पर क़ियामत टूटी। अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब्बा ने सिपेरा बनकर काम जारी रखा, मगर एक दिन एक जहरीले नाग ने उन्हें डस लिया। वो वहीं गिर पड़े। खुशकिस्मती थी कि जहर पूरे जिस्म में ना फैला, सिर्फ टांगे मुतासिर हुई और आज वो बिस्तर पर मजबूर लेटे हैं। अब्बा ने नफीसा को बताया, जब वडेरा हमारे घर आया तो इसे अंदाजा हो गया था कि नाग यहीं छुपा है। इसकी आहटें में भी पहचानने लगा था, लेकिन जब भी तुम निशान देखकर पूछती, मैं असल बात छुपाता रहा। वो नाग बार बार उनके घर में नजर आता। अब्बा ने इसे कई बार दीवार पर रेंगते देखा था, लेकिन किसी को कुछ ना बताया। वो इसे बचाना चाहते थे, मगर अब वो भाग गया है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब्बा खौफजदा थे कि कहीं वो नाग गांव में तबाही ना मचा दे। इसी दौरान डेरे के आदमी आए और गुस्से से बोले, वो फिर बच निकला, लेकिन हम तलाश करेंगे। तूने हमेशा नाग की जान बचाई है, तो ही असल दुश्मन है। अब्बा ने कोई जवाब ना दिया। वो लोग धमकी देते हुए वापस चले गए। नफीसा ने अब्बा को तसल्ली दी, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्बा खामोश रहे, मगर उनके चेहरे पर अजीब सुकून था। रात को नफीसा सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। कमरे में सन्नाटा था कि अचानक पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। इसने चौंक कर पलट कर देखा। वहां सब्ज आंखों वाला एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, बिल्कुल खामोश। नफीसा घबरा कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नौजवान आगे बढ़ा और धीरे से बोला, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। इसकी आवाज में अजब दर्द और पुरस्रार कशिश थी, जैसे बरसों का बोझ छुपा हो।
ये सुनकर नफीसा की आंखों में आंसू आ गए। इसने लरसती आवाज में कहा, क्या तुम ये गांव छोड़कर जा रहे हो? नौजवान ने आह भरते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक हवेली में हंगामा बरपा होगा। फिर वो बोला, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि मैं कौन हूं और बार बार तुम्हारे सामने क्यों आता रहा? ये सुनते ही नफीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रही थी कि ये तो इसके दिल की पुकार थी। नफीसा ने महसूस किया कि वो बार बार इसीलिए आता है क्योंकि इसके दिल में इसकी मोहब्बत जाग उठी थी। वो इससे चाहने लगी थी। तब नौजवान ने गौर से देखा और कहा, तुम अपने अब्बा से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। वो मुझे जानते हैं, बल्कि पहचानते भी हैं। ये कहकर अचानक इसकी सब्ज आंखें तेजी से चमकने लगे। इसी लम्हे पीछे से अब्बा की आवाज गूंजी, बेटी, इसके धोखे में मत आना, ये इंसान नहीं बल्कि एक अर्छाधारी नाग है। नफीसा खौफजदा होकर पलटी। इसने देखा कि अब्बा पीछे खड़े थे। तभी वो नौजवान उन सब्ज चमकती आंखों से रंग बदलने लगा, लेकिन इसकी नजरें अब्बा पर मोहब्बत भरी थी। वो अब्बा के करीब आया और नर्म लहजे में बात करने लगा। नूरदीन, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी, आज भी तूने बचाई है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तो मेरी नागन को ना बचा सका, वो मर गई। बाद में मुझे पता चला तूने कोशिश जरूर की। वो मजीद बोला, मुझे अफसोस है कि मैंने अपना जहर तेरे जिस्म में छोड़ दिया था, मगर तो बच गया। ये तेरी खुश नसीबी थी। अब मैं जा रहा हूँ। तेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ इसकी किस्मत भी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया इसका बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते एक चीज छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। ये कहकर इसने एक आखिरी नजर डाली और नाक बन गया। वो अचानक रंगता हुआ निकल गया, जैसे कभी आया ही ना था। नफीसा साकित खड़ी रह गई। इसे यकीन ना आया कि वो सब्ज आंखों वाला नौजवान असल में एक जहरीला नाग था। वो सदमे में डूबी रही। तभी अब्बा ने इसे कंधे से हिलाया। अब्बा बोले, बेटी, इसने अपना बदला ले लिया है। अब सुबह मालूम होगा कि कैसी क़यामत आने वाली है। पूरी रात बाप बेटी बेसुकूनी में जागते रहे, लेकिन सुबह जो खबर मिली, इसने सबको हिलाकर रख दिया, सबके होश उड़ा दिए। खबर ये थी कि हवेली का मालिक मर गया है। इसे जहरीले नाग ने डस लिया था। ये सुनकर गांव भर में खलबली मच गई। अब्बा बोले, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि इल्जाम हम पर आ जाए। वो सख्त परेशान थे। नफीसा जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। तभी इसकी नजर एक चमकती हुई शय पर पड़ी। इसने उठाकर देखा तो वो एक हीरा था। अब्बा ने फौरन पहचान लिया। कहा, ये वो हीरा है जो नाग हमारे लिए छोड़ कर गया है। अब्बा ने हीरे को एहतियात से अपनी हथेली पर रखा, फिर इसे एक सफेद कपड़े में लपेट दिया। वो गांव छोड़कर शहर आ गए, वहां नई जिंदगी शुरू की। नाग के दिए हीरे की कीमत करोड़ों में थी, जिसने उनकी तकदीर बदल दी। अब्बा का इलाज हो गया, सुहेल अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। नफीसा ने एक बड़ा बोतीक खोल लिया। वो शहर का मशहूर तरीन बोतीक बन गया। अब कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की कभी गुर्बत में सिलाई करने पर मजबूर थी। अब्बा अक्सर कहते, बेटी, अब तो शादी कर ले, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। लेकिन नफीसा के दिल में वही सब्ज आंखों वाला नाग जिंदा था। वो पहला शख्स था जिसने इसका दिल जीता। चाहे वो इंसान ना था, मगर मोहब्बत सच्ची थी।